हाँ तो बच्चों, आज हम आपके लिए क्लास 10th की फ़िज़िक्स को लेकर के आए हैं और आज पहला दिन है क्लास 10th की फ़िज़िक्स को स्टार्ट करने का। अभी तक बन रहा था क्लास 12th का, और उसको भी बनाऊंगा और क्लास 10th के लिए भी मेरी कोशिश होगी कि क्लास 10th और क्लास 12th का पहले समाप्त हो, क्योंकि ये तो बोर्ड का एग्ज़ाम होता है। फ़िलहाल क्लास 9th और फर्स्ट ईयर के लिए भी फ़िज़िक्स का मैं लेक्चर तैयार करूंगा या आपको देने का प्रयास करूंगा। फ़िलहाल मेरे पास समय की बहुत कमी रहती है और समय कमी कारण मैं वीडियो बना नहीं पाता हूं, और फ़िलहाल मेरी कोशिश रहेगी कि टाइम टू टाइम जो चैप्टर उठाऊं उसको मैं समाप्त करता रहूं। एक दिन या 2 दिन की देरी भी हो सकती है हाई स्कूल में, क्योंकि अभी इंटर पर मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूं अपने। लेकिन इंटर के बच्चे भी ये ध्यान देंगे कि ये प्रकाश का नामक अध्याय जो है उनके इंटरमीडिएट के फिजिक्स के सेकेंड पेपर का फर्स्ट चैप्टर है। क्लास 12th के सेकेंड पेपर का फर्स्ट चैप्टर है। यदि वो इसको जानते रहेंगे तो ये भी उनके लिए भी फ़ायदेमंद होगा। दोनों जगहों पर ये होगा। आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रकाश के बारे में। जो 10th चैप्टर है, मैं फिजिक्स ही पढ़ाऊँगा, इसलिए मैंने ये सब 10th चैप्टर से स्टार्ट किया है। संभवतः पहला उसका खंड जो है क्लास 10th में केमिस्ट्री का है, उसके बाद से बायोलॉजी का है, उसके बाद से फिजिक्स का है। तो फिजिक्स के पहले चैप्टर्स को देखें, फिर बाद में यदि कोई टीचर मिलेंगे चाहेंगे यदि कोई इसमें वीडियो अपलोड करना, तो मैं आप लोगों के लिए केमिस्ट्री का भी करवा सकता हूँ, बायोलॉजी का भी करवा सकता हूँ। लेकिन बहरहाल उसके बारे में मैं बिल्कुल श्योर आपको नहीं करूँगा। मैं फिजिक्स का हूँ तो फिजिक्स से ही संबंधित वीडियो मैं अपलोड करूँगा। आप इसको देखें। आशा है कि आप के लिए फ़िज़िक्स बोधगम्य बनेगी, आपको पूरी अच्छी तरीके से समझ में आएगी। तो आइए हम चलते हैं प्रकाश के बारे में। प्रकाश क्या है? यहाँ लिखा हुआ है प्रकाश, परावर्तन और अपवर्तन। फिलहाल अभी हम लोग प्रकाश पर बात करें कि प्रकाश क्या है। तो सपोज दैट कि किसी डार्क रूम में है, चारों तरफ से कमरा बंद है, बिल्कुल अंधेरा ही अंधेरा है, कहीं कोई प्रकाश नहीं है, लाइट नहीं जल रहा है। तो होता क्या है कि आपको कमरे में स्थित कोई भी वस्तु आपको दिखाई नहीं देगी। लेकिन जब ही आप बल्ब को ऑन करते हैं त्यों ही सभी वस्तुओं को आप देखने लगते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? कभी विचार किया है कि लाइट के पड़ते ही सभी वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं? तो इसका अर्थ यह है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो वस्तुओं को देखने में सहायता प्रदान करती है। या प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आँखों में दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है। तो यहाँ पर प्रकाश ऊर्जा है जो दृष्टि मतलब देखने की संवेदना उत्पन्न करती है या वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करती है। ये रहा प्रकाश की डिफिनीशन। कभी भी प्रकाश की किरण को बनाया जाता है, प्रकाश को बनाया जाता है तो एक सीधी रेखा के द्वारा। मान लीजिए कि प्रकाश इधर से आ रही है, इधर जा रही है, तो बीच में एरो दिखा देते हैं, तो इसको हम बोल सकते हैं प्रकाश किरण। तो वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं वे प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। प्रदीप्त वस्तुएं जो होती हैं, प्रदीप्त वस्तुएं
इनका स्वयं का प्रकाश होता है, स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं। और जैसे मोमबत्ती ले लिए, जलाई गई मोमबत्ती, जलता हुआ बल्ब, सूर्य, ये प्रदीप्त वस्तुएं हैं। और अप्रदीप्त वस्तुएं, वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं, बल्कि वे प्रदीप्त वस्तुओं की सहायता से देखी जाती हैं, तो ये अप्रदीप्त वस्तुएं। चंद्रमा को आप समझ रहे होंगे कि चंद्रमा प्रकाश देता है, लेकिन यह आपका भ्रम है। चंद्रमा के ऊपर जब सूर्य के प्रकाश की किरणें जाती हैं तो वहाँ से टकरा करके और पृथ्वी पर आती हैं तो चंद्रमा दिखाई देते हैं। इसलिए चंद्रमा भी जो है अप्रदीप्त वस्तुओं की श्रेणी में ही हैं। तो ये अदीप्त वस्तुओं के बारे में भी आप समझ गए कि प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं, अप्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं, प्रकाश किरणों के बारे में भी आपने समझा। आइए अब मैं आपको बताता हूं कि प्रकाश से संबंधित कुछ घटनाएं, कि प्रकाश जो होता है, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। आप कहेंगे कैसे प्रकाश सीधी रेखा में चलता है? इसको एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन यदि आप करना चाहते हैं तो हम लोग दो एक ही आकार के गत्ते लेते हैं, एक ही आकार के दो गत्ते ले लें और दोनों में एक ही हाइट पर, एक यह हो गया और इसको सीधा खड़ा कर दिया यहाँ पर और यहाँ पर, समान हाइट पर समान जगह पर इसको छिद्र कर दिया जाए और इधर से कोई प्रकाश की किरण को इधर से भेजा जाए तो प्रकाश की किरणें इससे निकल जाती हैं सीधे। और यहाँ यदि कोई पर्दा हो, स्क्रीन कहा जाता है या पर्दा कहा जाए यहाँ पर, तो यहाँ पर लाइट का या ये वृत्ताकार है तो वृत्त के आकार का धब्बा जो है यहाँ पर आ जाएगा, प्रकाश यहाँ पे आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा, ये जो प्रकाश जा रहा है वो यहीं पर आएगा। लेकिन यदि आप इस गत्ते को या तो थोड़ा ऊपर खींच लें या थोड़ा नीचे खींच लें, जो ही थोड़ा नीचे खींचेंगे तो ये आकर के यहीं पे टकरा जाएगी। सपोज दैट कि इसको नीचे खींच लिया, जो ही नीचे खींचेंगे ये जो प्रकाश आएगी यहीं पे टकरा जाएगी, यहाँ पर आप इस पर्दे पर आपको प्रकाश नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। लेकिन प्रकाश कभी कभार मुड़ भी जाती है, सीधी रेखा से मुड़ती भी है, लेकिन उसकी व्याख्या हम लोग आगे चल कर के फिजिक्स में करेंगे। प्रकाश में विवर्तन होता है, उसको कहा जाता है। अर्थात प्रकाश कहीं से आ रही हो, अगर प्रकाश इधर से आ रही हो और यहाँ पर इसके मार्ग में एक कोई बहुत छोटी सी वस्तु हो और यहाँ पर्दा लगा दिया जाए, तो भी आप पाएंगे कि इस वस्तु की छाया यहाँ पर नहीं बन रही है। ये प्रकाश ज्यों की त्यों चली आई। क्या कारण है कि यहाँ पर इस बहुत छोटी वस्तु, जो बहुत छोटी, बड़ी नहीं, बड़ी रहेगी तो यहाँ पर छाया बन जाएगा, लेकिन यदि ये बहुत छोटी है तो यहाँ पर इसकी छाया नहीं बनती है। क्यों नहीं बनती है? उसमें रीजन ये दिया था कि प्रकाश की किरणें जब इस पर आती हैं तो आने के बाद अपने किनारों पर थोड़ा सा मुड़ जाती हैं, इस तरीके से किनारे पर मुड़ करके चली जाती हैं। तो प्रकाश का किसी बहुत छोटे अवरोध से टकराकर किनारों पर मुड़ जाना, यही जो होता है प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। प्रकाश का विवर्तन, ये प्रकाश से संबंधित घटनाएं हैं। इसके बारे में आप लोग आगे के क्लासेस में पढ़ेंगे। तारे ट्विंकल क्यों करते हैं, या इंद्रधनुष के प्रकाश, इंद्रधनुष में जो सतरंगी प्रकाश आता है वो कहाँ से आता है, इन सब का अध्ययन प्रकाश नामक चैप्टर में हम लोग करेंगे। और अब एक चीज़ और भी होता है कि प्रकाश की किरणें अनिर्भर होती हैं। अनिर्भर का मतलब क्या हुआ? मान लीजिए
कि एक कोई टार्च, लेसर लाइट जैसा कोई टार्च हो, यहाँ पर कोई पर्दा हो, सफ़ेद पर्दा मान लीजिए, ये सफ़ेद कलर का है, और लेसर टार्च जैसा कोई एक किरण, या एक किरण, एक यहाँ से आप टार्च यहाँ से जलाइए, यहाँ से टार्च जलाएं, और सपोज दैट कि यह नीले कलर का है, तो यहाँ पर नीला कलर दिखाई देगा। और यदि लाल कलर का कोई प्रकाश जा रहा है यहाँ से, तो यहाँ पर लाल धब्बा दिखाई देगा, यहाँ पे लाल धब्बा दिखाई देगा। अर्थात ऐसा नहीं है कि कुछ ये लाल नीला इसमें मिक्स हो जाए या लाल नीला इस पे मिक्स हो जाए। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है कि प्रकाश की किरणें और निर्भर होते, एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती हैं, ये बिना एक दूसरे को बाधित किए हुए ये चली जाती हैं। अभी मैं जो बता रहा हूँ, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। अभी हम इस पर बात कर लें थोड़ा सा ऊर्जा के बारे में। ऊर्जा और द्रव्य का मतलब होता है मैटर, METTER, और इसको बोला जाता है एनर्जी, ENERGY। जैसे हम बोल रहे हैं तो आवाज़ आपके कानों तक जा रही है, तो इसको आप तौल नहीं सकते हैं, किसी तराजू पर तौल नहीं सकते हैं। तो या कहीं किसी जगह, कहीं किसी आग के पास आप खड़े हैं, उससे निकलने वाले विकिरण आपके पास आ रहे हैं, आपको गर्मी लग रही है, तो वो भी एक हीट एनर्जी हो गई, वो एनर्जी है। तो एनर्जी के पास मास नहीं होता है, एनर्जी हैव नो मास, बट द मैटर हैव मास। द्रव्य का मतलब होता है पार्टिकल, जिसमें पार्टिकल नेचर हो, जिसमें द्रव्यमान हो, उसको द्रव्य। शुरू में ये बताया गया न्यूटन के द्वारा कि प्रकाश कणिकाएं हैं, प्रकाश छोटे छोटे पार्टिकल के रूप में चलता है। बाद में वो इस चीज़ को बताने में सफल नहीं हो पाए कि कैसे कणिकाएं हैं। उसके बाद हाइगन नामक वैज्ञानिक है, उन्होंने बताया नहीं, प्रकाश कणिकाएं नहीं है, कणों के रूप में नहीं चलता है, प्रकाश ऊर्जा के रूप में चलता है। तो जब प्रकाश ऊर्जा के रूप में चलता है, तो इसको लेकर के प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या की गई। मैं बताने चल रहा हूँ, प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या की गई, और ऊर्जा के ही सिद्धांत को लेकर के व्यतिकरण की व्याख्या की गई। आप कहेंगे व्यतिकरण क्या होता है? अभी आप जानेंगे, आगे चलेंगे तो। विवर्तन की व्याख्या की गई। विवर्तन का मतलब प्रकाश किसी छोटे ऑब्स्टेकल पर जाता है, से टकराता है, तो टकराने के बाद किनारों पर थोड़ा सा मुड़ जाता है, और तो प्रकाश के किनारों पर, किसी सूक्ष्म अवरोध के किनारों पर अपने रास्ते से मुड़ने की घटना जो है, वो विवर्तन कहलाती है। इस प्रकार से प्रकाश से संबंधित तमाम घटनाएं हैं, जिनके बारे में 1 by 1 कुछ क्लास 10th में अध्ययन करेंगे, कुछ फर्स्ट ईयर में अध्ययन करेंगे, और कुछ सेकेंड ईयर में अध्ययन करेंगे, और आगे क्लास में जितना बढ़ते जाएंगे उतना ही अधिक सूक्ष्माति सूक्ष्म आप होते चले जाएंगे इस प्रकाश के संदर्भ में। फिलहाल जो हमारा कोर्स है, हम उस कोर्स पर कंसंट्रेट होते हैं, उसको बताने की कोशिश करते हैं। आइए चलते हैं। अब हम आपको बात करते हैं प्रकाश का परावर्तन। अंग्रेजी इसकी होती है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये परावर्तन क्या भला है? वास्तव में प्रकाश की किरणें जब किसी चिकने और चमकदार तल पर पड़ती हैं, तो उस चमकदार तल से टकरा करके पुनः उसी माध्यम में वापस हो जाती हैं।
तो प्रकाश का किसी चिकने और चमकदार तल पर टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस हो जाने की घटना जो है प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। कोई चमकती हुई थाली या चमचमाती हुई थाली ले लीजिए, आगे से कर कहीं कोई बल्ब जल रहा है तो पता चलेगा कि आप उसको ले करके और उसकी सहायता से, थाली की सहायता से किसी दूसरे के मुंह पर उसका जो प्रकाश कंसंट्रेट होकर के जो टकरा करके दूसरी तरफ जा रहा है किसी दूसरे के मुंह पर भी दिखा सकते हैं तो उसको चमकीला लगेगा। या समतल दर्पण ले लीजिए जिसका यूज़ करते हैं आप बाल में कंघी करने के लिए, घरों में जो प्लेन मिरर होता है उसको ले लें, उस पर भी यदि लाइट आती है तो टकरा करके कहीं दूसरी दिशा में जाती है। तो प्रकाश एक तरफ से आई, टकरा करके दूसरी दिशा में चली गई, मतलब उसी माध्यम में चली गई, हवा से आई और यहाँ पर दर्पण रखा हुआ, टकराई, टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस हो गई। तो यही घटना जो होती है प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। तो प्रकाश का किसी चिकने और चमकदार तल पर टकराकर प्रकाश का किसी चिकने और टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। अब आइए जरा सा हम समतल दर्पण पर बात करें। एक दर्पण होता है जिसको लेकर के आप बाल में कंघी करते हैं, तो दर्पण को यदि उसका खोल हटा करके उसको देखने का प्रयास करेंगे तो मैं एक बना रहा हूँ सीधी लाइन, और इसके पीछे कुछ इस तरह की इस तरह से बना दिया जाता है। इसका मतलब ये पॉलिश किया गया है, पॉलिश किया गया है, या इसी की हिंदी होती है कलई किया गया है। ये कलई किया गया है, ये लाल ऑक्साइड होता है कोई, तो ये पॉलिश किया गया रहता है। इसके सामने यदि आप खड़े होते हैं, ये आप खड़े हैं तो आपका चेहरा कहीं इस साइड दिखाई देता है, इस साइड कहीं आप खड़े हुए दिखाई देते हैं। हम इसको मिटा ही दें क्योंकि अब तो आप दिख चुके। यहाँ पर इधर आप कुछ खड़े नज़र आते हैं उसी अंदाज में जैसे इधर खड़े हैं। ये तो आप खड़े हैं और ये मिरर के अंदर ये आपका जो है इसको बोला जाता है प्रतिबिंब। ये प्रतिबिंब है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इमेज, IMAGE। ये इमेज है। ये कैसे बनता है अभी इस घटना को हम वो करते हैं, लेकिन ये जो है समतल दर्पण है, समतल दर्पण। आइए अब हम आपको बताएं कि समतल दर्पण से परावर्तन कैसे होता है या परावर्तन का नियम क्या होता है। ये तो परावर्तन की घटना कहलाती है, परावर्तन के नियम भी हैं। तो परावर्तन के नियम के बारे में मैं आपको कुछ बताने चल रहा हूँ, उसको आप गौर से देखेंगे।
परावर्तन के नियम, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, क्या है? मान लीजिए कि कोई समतल दर्पण है यह, जिसका यह सिरा पॉलिश किया गया है और यह है क्या? समतल दर्पण। इस समतल दर्पण पर कोई किरण आती है ऐसी, हम बताएं किरण को ऐसे दिखलाया जाता है, तो यहाँ से टकराने के बाद ये किरण कुछ ही दिशा में चली जाएगी, हालांकि थोड़ा सा ऐसे इधर से आई और ये टकराई। अब हम जरा इसका नामकरण कर दें, इसको कह दें ए या बी और ये सी। ये जो किरण दर्पण पर आ रही है तो ये है, इसका नाम है ए बी। ए बी, इसको हम लोग कहते हैं आपतित किरण। आपतित किरण, यहाँ पर ए बी को हम लिख दें आपतित किरण। ये जो यहाँ बी पर टकराई और पुनः उसी माध्यम में, ये वायु है, हवा है, तो यहाँ पर वायु लिखा जा सकता है। और यह दूसरा माध्यम है, कांच है, कांच के ऊपर पॉलिश किया गया है, तो ये टकराई और इधर तरफ निकल गई। और बीसी को जो है इसको बोला जाता है परावर्तित किरण। इसके बाद हम लोग इस पॉइंट पर, इस पॉइंट बी पर, या मान लीजिए कि यह मिरर है, मिरर को एम से दर्शाया जाता है, तो यहाँ पर M1 M2 कर लीजिए। M1 M2 एक समतल दर्पण है और यहाँ पर हम एक M1 M2 पर के बिंदु B पर हम एक लंब खींच देते हैं, ये 90 अंश का कोण बनाते हुए। तो ये पॉइंट का नाम दे दिए N। तो पॉइंट B से जो भी ये लिखा जाता है तो इसको बोलते हैं अभिलंब। और ये ए बी जो है आपतित किरण हो गई, BC परावर्तित किरण, BC परावर्तित किरण। BN जो है इसको बोला जाता है अभिलंब। अभिलंब। और ये जो पॉइंट B है, बिंदु B को बोलते हैं हम लोग, चूंकि आपतित किरण इसी पॉइंट पे टकराती है इसलिए इसको बोला जाता है आपतन बिंदु। यहाँ पे किरण आती है तो आपतन बिंदु। और यहाँ पर इसको देखिए, अभिलंब से ये आपतित किरण जो कोण बनाती है इसको I द्वारा डिनोट किया जाता है, या आप ऐसे कह सकते हैं एंगल ABN इज इक्वल टू I। एंगल या एंगल I लिखा जाता है ऐसे, एंगल I। ये I है, स्मॉल I है, इसको बोला जाता है, एंगल I को बोला जाता है आपतन कोण। आशा है कि आप लोग समझ रहे होंगे। ये वाला कोण, इस अभिलंब से यह रेखा आपतित किरण, अभिलंब से आपतित किरण जो कोण बनाती है यह आपतन कोण कहलाता है।
और अविलंब से जो परावर्तित कोण बनाती है, किरण जो कोण बनाती है, ये वाला कोण, इसको हम डिनोट करते हैं एंगल आर से। ये आर, तो क्या लिखेंगे, एंगल एन बी सी, एन बी सी बराबर एंगल आर। आर, आर का मतलब रिफ्लेक्शन, आई का मतलब इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इसको बोला जाता है, इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोला जाता है। यहाँ पर इसको बोला जाता है परावर्तन कोण। आपतन कोण को बोला जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, परावर्तन कोण को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आपतन बिंदु को बोला जाता है इंसिडेंस पॉइंट, अविलंब को नॉर्मल, परावर्तित किरण को रिफ्लेक्टेड रे, आपतित किरण को इंसिडेंस रे। ये सब इसकी इंग्लिश है, आप लोगों को जानना चाहिए। यदि कहेंगे आप लोग तो इसे मैं लिख दूंगा, या फिलहाल आप इतना ही जानिए। हिंदी मीडियम फिजिक्स चल रहा है तो हिंदी में ही जानिए, इंग्लिश की आवश्यकता इंग्लिश वालों के लिए बताया जाएगा बाद में। तो ये अब आप इतनी ढेर सारी चीज़ें जान गए कि ये जो किरण आती है, इसको आपतित किरण, जो यहाँ से टकरा करके जाती है परावर्तित किरण, बिंदु बी पर जो लंब खींचा जाता है मिरर पर, वो अभिलंब कहलाता है, यह आपतन कोण कहलाता है, यह परावर्तन कोण कहलाता है। ये वाला कोण जो है परावर्तन कोण, ये वाला कोण आपतन कोण। तो क्या है परावर्तन के नियम, क्या है परावर्तन का नियम? ये कहता है कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। तल कहने का मतलब क्या है? मान लीजिए कि ये ब्लैक बोर्ड ही है, ब्लैक बोर्ड से चिपका करके हम कोई लाइट इधर भेज रहे हैं और यहाँ पर मिरर लगा दिए हैं, इस तरह से मिरर लगाए हुए हैं कि एकदम इसी के अंदर वो फिक्स है और थोड़ा सा केवल पोर्शन चमक रहा है। तो जब लाइट चिपक करके आएगी इस ब्लैक बोर्ड से, इस वाइट बोर्ड से, तो ये लाइट यहीं से इधर की तरफ चिपक करके जाएगी भी। क्यों? इसलिए कि यहाँ पर जो अभिलंब खींचा जा रहा है, इस वाले मिरर पर जो अभिलंब खींचा जा रहा है, वो अभी इस वाइट बोर्ड के प्लेन में ही है। वाइट बोर्ड एक प्लेन है और इस प्लेन में आपतित किरण आ रही है और अभिलंब आ रहा है। ये दोनों जिस तल में रहेंगे, आपतित किरण और अभिलंब जिस तल में रहेंगे उसी तल में यह परावर्तित किरण रहेगी। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे मिरर लगाए रहे हैं या जो ब्लैक बोर्ड के तल में हो और यह भी ब्लैक बोर्ड के तल में हो, सॉरी वाइट बोर्ड के तल में यह भी हो, वाइट बोर्ड के तल में यह भी हो। तो ऐसा नहीं है कि आप रिफ्लेक्टेड इंसिडेंस रे या आपतित किरण ऐसे हो और परावर्तित किरण इधर होकर चली जाए या इस साइड निकल जाए, ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यह किरण, आपतित किरण और अभिलंब तथा परावर्तित किरण, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। तो पहला नियम क्या है? परावर्तन के नियम में पहला नियम ये है कि आपतित किरण कामा आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा पॉइंट क्या है? आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये वाला कोण इस कोण के, भले आई दिखाया गया, आर दिखाया गया, आई इज इक्वल टू आर हो जाएगा, तो दूसरा वाला हो जाएगा आपतन कोण कामा परावर्तन, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण सदैव
परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। फिजिक्स में एंगल बनाते समय ऐसा नहीं करेंगे कि हम ऐसे लिखेंगे, ऐसे नहीं, यहाँ कैपिटल नहीं बनाया जाता है। इस तरह का आई बनाना सीख लेना चाहिए, इस तरह का आर बनाना सीखना चाहिए। ऐसा नहीं करेंगे कि आप स्मॉल आर ही बनाना है तो ऐसे करें, नो। हालांकि कर सकते हैं, करते हैं लोग, वैसे करना नहीं चाहिए। ये इस तरह का नोटेशन एंगल के लिए यूज़ किया जाता है, कोण के मेजरमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप जो है ये सब इन सब बिंदुओं को आप लोग समझ चुके होंगे। अब एक शब्द होता है प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता, हेडिंग हम डाल दें। रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट रेज, REVERSI, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट रेज। क्या होती है रिवर्सिबिलिटी? यदि कोई किरण, यहाँ पर आपने देखा कि किरण जा रही है इस रास्ते से, इधर चली गई, इसका उल्टा कर दिया जाए, किरण को इस रास्ते से लाया जाए, उल्टे रास्ते से CV पर लाया जाए, यानी आपतित किरण यह हो जाए तो परावर्तित किरण यह हो जाएगी। अर्थात ऐसे आप कोई फिगर बना रहे हैं और यह आपका प्लेन मिरर है या समतल दर्पण है और इस पर कोई लाइट, यह C है, यह B है, यह A है। अगर लाइट रेज इस तरह से आ रही है तो ठीक उसके उल्टा कर देने पर उसी पाथ पर जाएगी, उससे कहीं कोई उसका विचलन नहीं होगा। यह अविलंब है, तब हो जाएगा आपतित किरण, आपतित किरण, और ये क्या हो जाएगा? परावर्तित किरण। अभी लिखने लगूंगा तो ज़्यादा वो लिखना पड़ेगा, समझ ज़्यादा लगेगा। एक शब्द में जैसे आप नोट बनाना चाहते हो तो जो मैं बोल रहा हूँ उसको रोक करके नोट बना लीजिए। तो प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता क्या है? यदि प्रकाश के मार्ग को उत्क्रमित कर दिया जाए या उल्टा कर दिया जाए, अर्थात परावर्तित किरण को आपतित किरण बना दिया जाए, तो आपतित किरण ऑटोमेटिकली परावर्तित किरण बन जाएगी। अर्थात प्रकाश जिस रास्ते से जा रहा था, यदि उसकी दिशा को उलट दिया जाए तो वह पुनः उसी मार्ग पर वापस लौटेगा। यही प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता है, इसको ही प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहते हैं। आइए अब जरा सा हम सीखते हैं प्रतिबिंब के बारे में। प्रतिबिंब क्या होता है? इमेज, प्रतिबिंब, इमेज, इसको बोला था। प्रतिबिंब होता क्या है? जब किसी मिरर के सामने, यह मिरर है और इसके सामने आप खड़े होते हैं तो आप ही के कलर की एक इधर जितनी दूरी पर आप हैं उतनी ही दूरी पर ऐसा प्रतीत होता है कुछ
उतनी ही दूरी पर आपका इमेज, ये समतल दर्पण है, समतल दर्पण। मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ प्रतिबिंब, तो कैसे मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए पहले तो मैं इसकी परिभाषा आपको बता दूं। इमेज, प्रतिबिंब की परिभाषा किसे कहते हैं? समतल दर्पण से टकराने के पश्चात, सुनिए, कोई समतल दर्पण है ये और यहाँ पर कोई वस्तु है, तो यहाँ से जब कोई किरण इस पर आएगी, टकराएगी, तो पुनः यह उसी मार्ग पर वापस लौट जाएगी ऐसे। लेकिन अगर यहाँ पर कोई देख रहा हो तो ऐसे पता चलेगा जैसे जितनी दूरी पर ये है, ये वस्तु है, कोई वस्तु है यहाँ पर, तो ऐसा प्रतीत होगा कि यह वस्तु यहाँ पर रखी गई है। जितनी दूरी पर ये है उतनी ही दूरी पर। कैसे? यदि किसी व्यक्ति की आंख यहाँ पर हो, यहाँ से कोई देख रहा हो, तो कैसे वो देखेगा? इन दोनों को वो मानते हुए ये पीछे की तरफ डॉटेड लाइन से बना देंगे रेखा, अर्थात ये किरण गई और टकरा करके पुनः इससे निकल गई। दूसरी बार ये कोई किरण यहाँ पर गई, यहाँ से आप बनाएं ऐसे, और फिर तो होता क्या है, यहाँ से कोई ये किरण गई नीचे की तरफ और यहीं से टकरा करके चली आई, लेकिन इस वस्तु से निकलने वाली किरण इधर की तरफ गई। हम इसको डबल ट्रैक से, डबल एरो से दिखला रहे हैं, तो ये यहाँ पे जाएगी और टकरा करके पुनः उसी माध्यम में वापस चली जाएगी। और यह क्या है? ये इसका अविलंब है। परावर्तन के नियमों को पालन करते हुए ये अविलंब है। यह आपतन कोण हो जाएगा, ये परावर्तन कोण हो जाएगा। अभी हम वहाँ पे बात नहीं करना चाह रहे हैं, हम आपको कुछ बताना चाह रहे हैं कि ये किरण आई, टकरा करके पुनः, तो इस व्यक्ति की आँख को या इसको ऐसा प्रतीत होगा जैसे कि यह किरण पीछे से आ रही हो, यहाँ से आ रही हो। क्यों? क्योंकि ये किरण जो टकरा करके पुनः इस रास्ते पर गई है और ये किरण यहाँ से टकरा करके इस रास्ते पर गई है, पीछे बढ़ाए जाने पर यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत हो रही, मिल नहीं रही हैं, मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। कभी कभी वास्तव में मिलती हैं, दूसरे प्रकार के दर्पणों में वहाँ दिखाया जाएगा, आपको बताया जाएगा। तो यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है, तो ऐसा लगेगा कि यह जो वस्तु है यहाँ पर रखी गई है। अगर ये वस्तु कोई दिखाई न दे, सामने कोई न दिखाई दे, लेकिन दर्पण रखा रहे, तो भी ये वस्तु यहाँ पे दिखाई देगी। क्यों दिखाई देगी? क्योंकि ये किरणें यहाँ पे आ रही हैं, टकरा के जा रही हैं, और ये वाली तो पीछे एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, या यहाँ से मिलती हुई नहीं, ये इस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। ये किरण और ये किरण आती हुई प्रतीत होती है। तो प्रतिबिंब की परिभाषा क्या हुई, जरा इसको गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा, सुनने की कोशिश कीजिएगा कि वस्तु से, किसी वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात, एक किरण नहीं, किरणें, जैसे एक हमने 2 किरणों को लेकर के बनाया है, हजारों किरणें लेकर के बनाया जा सकता है। यहाँ से 1, 3, 4, 5 सबका रिफ्लेक्शन यहाँ से दिखलाएंगे, सभी जाकर के इसी पॉइंट से पर मिलेंगी। तो मैंने क्या बताया, किसी वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात, परावर्तन जब ये हो गया, देखिए ये यहाँ पे परावर्तन ये हुआ और ये परावर्तन, जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं अथवा जिस बिंदु पर जाकर मिलती हैं, आती हुई प्रतीत होती हैं अथवा जिस बिंदु पर जाकर मिलती हैं, वहां पर उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अगर यह वस्तु ए है तो इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा, ये प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब 2 प्रकार का होता है। प्रतिबिंब जो होता है, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब,
बिंब, और दूसरा होता है वास्तविक मतलब रियल इमेज। अंग्रेजी में शब्दों का प्रयोग हो सकता है मैं ज़्यादा करूं। और दूसरा होता है आभासी। आभासी मतलब आभास हो रहा है लेकिन वहाँ पर कोई प्रतिबिंब आभास हो रहा है लेकिन वास्तव में वहाँ पर कोई प्रतिबिंब बन नहीं रहा है, बनता हुआ प्रतीत हो रहा है, बन तो रहा ही है। आभासी प्रतिबिंब, आभासी है तो है। आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब में क्या होता है, अंतर क्या होता है अभी बताते हैं या आगे चल करके बताएंगे। आभासी का होता है VIRTUAL, वर्चुअल इमेज। ये इन दोनों की इंग्लिश होती है। अभी मैं इन दोनों के मैं ज़रा क्लियर करूँगा। आप कहेंगे इस आदमी का कैसे प्रतिबिंब बनता है, ज़रा इसको बना के दिखाइए। मैं कह रहा हूँ देखिए, ये कोई किरण यहाँ से निकली गई और टकरा के आ गई, तो टकरा के आ गई, पीछे बढ़ाए जाने पर ये यहाँ से आती हुई प्रतीत होगी। दूसरी कोई किरण जो यहाँ से इधर गई, ये इधर से टकरा करके जब ये परावर्तित होगी, ये टकरा करके परावर्तित होगी तो आगे बढ़ाए जाने पर ये यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। आप देख रहे हैं कि हेड से आने वाली किरण यहाँ से गई, टकरा के पुनः चली आई, हेड से ये वाली किरण जो आई ये भी इधर की तरफ निकल आई, लेकिन पीछे बढ़ाए जाने पर ये किरण और यह किरण यहीं पर मिलती हुई प्रतीत होती। आप कहेंगे और क्या किरणें नहीं निकलेंगी? इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज निकलेंगी, अनंत किरणें निकलेंगी। आप एक और बनाना चाहते हैं तो एक और बनाइए। आइए एक और बता दें तो एक इस कलर से ले लीजिए, इस कलर से टकराई कोई किरण और इधर डॉटेड लाइन से पीछे यहाँ मिलाइए और इसको आगे की तरफ इस तरह से। ये डॉटेड क्यों बनाया जाता है? डॉटेड इसलिए बनाया जाता है कि पीछे किरणें जा नहीं सकती, इसलिए इसको डॉटेड। और जहाँ डॉटेड पर मिलती हुई जब किरणें बनती हैं वहाँ पर बनता है आभासी प्रतिबिंब। अगर यही किरणें वास्तव में मिलती तो यहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता। यहाँ पर हम कोई पर्दा लगा देते तो उस पर्दे पर चित्र प्राप्त होता, वो होता वास्तविक प्रतिबिंब। अगर ये वास्तव में किरणें मिलती तो वहाँ पर पर्दे पर चित्र लिया जा सकता, या कोई फिल्म लगा दिया जाए, फोटोग्राफी फिल्म, तो आपकी फ़ोटो भी उतर आएगी। आप दर्पण के पीछे कोई पर्दा लगा दीजिए तो आपको कोई प्रतिबिंब मिलने वाला नहीं है। वास्तविक अगर रहता प्रतिबिंब तो आपको मिल जाता, दर्पण के पीछे पर्दा लगाते तो, लेकिन यहाँ पर आपको कोई वास्तविक प्रतिबिंब मिलेगा नहीं। ये देखिए, सिर से चलने वाली किरणें हैं और तमाम हजारों किरणों को निकालेंगे, इधर आएंगी तो फैलती हुई नजर आएंगी, लेकिन इधर की तरफ जाएंगी तो सबका सब उसी पॉइंट से मिलेगी। ये तो हेड का हो गया। आप कहेंगे इसका पैर का लोकेशन दर्शाइए कि पैर का लोकेशन कैसे है। तो पैर के लिए देखिए, एक किरण गई कुछ यहाँ से, तो ये गई तो फिर से टकरा करके आएगी, लेकिन ये चीज़ ये पीछे बढ़ाए जाने पर यहाँ से, और कैसे भी बना सकते हैं। ब्लैक से हम ले लें। अब यदि हम चाहें कि यहाँ से हम यहाँ पर भी मिला सकते हैं, लेकिन वहाँ मिलाएंगे नहीं। ये हम इस किरण को ले लें यहाँ पे, तो देखिए ये किरण ऐसे जा रही है, तो इसको यहाँ पर इस तरीके से डॉटेड लाइन से मिला करके इस डायरेक्शन में हम भेज दें। ये टकराई और ये इधर की तरफ से, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, इसलिए कि एकदम सीधा आना चाहिए। ऐसे ये वाली रेखा नहीं है, ये रेखा एकदम सीधी होनी चाहिए। ये टकराई है, अर्थात इसके फुट से या पैर से जो किरण जा रही है टकरा करके पुनः आ रही है जो यहाँ पर, और एक किरण गई यहाँ से, ये टकरा करके यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। इस प्रकार से यहाँ पर जो इसमें प्रतिबिंब प्राप्त होता है ये आभासी होता है, आभासी प्रतिबिंब होता है। और दूसरा पॉइंट जो है ये सीधा होता है। आभासी कहने का मतलब कि इसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। प्लेन मिरर के सामने, समतल दर्पण के सामने पीछे यदि आप
कोई पर्दा लगा देंगे तो आप कोई दर्पण, कोई प्रतिबिंब नहीं पाएंगे। भले आप खड़े हो जाएं तो भी इधर व्यक्ति, खड़े हुए व्यक्ति का इमेज आप इस साइड से नहीं देख सकते। आपकी आँख कहीं यहाँ पर होगी, कहीं इस साइड में आपकी आँख यदि होगी, देखने वाली आँखें, तो ये किरणें जो टकरा करके आ रही हैं, इधर से भी जो टकरा करके आ रही हैं, तो इस आदमी की इमेज ये दिखलाई देगी आपको यहाँ पर। इसलिए इसको जो है बोला जाता है आभासी प्रतिबिंब। तो इन प्रतिबिंबों के बारे में मैं आपको एक बार और बताऊं, फिलहाल इसे आप समझ गए, तो इसको मैं थोड़ा सा इसके बारे में लिखना चाहूँगा। प्रतिबिंब, यहाँ पे मैं समतल दर्पण का कोई बारे में पढ़ाऊँगा, या हो सकता है कि दर्पण के बारे में, तो दर्पण के रिस्पेक्ट में भी दे रहा हूँ। अभी जहाँ अपवर्तन बताया जाएगा, अपवर्तन की घटना बताई जाएगी, वहाँ पर अपवर्तन के रिस्पेक्ट में मैं आपको बताऊँगा। तो ये जो मैं परिभाषा जो देने जा रहा हूँ इमेज की, ये दर्पण के लिए देने जा रहा हूँ जहाँ पर परावर्तन होता है, या परावर्तन के लिए मैं वो प्रतिबिंब की परिभाषा, जब किसी वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं अथवा जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु पर, जिस बिंदु किसी वस्तु से चलने वाली किरणें, ये आप बिंदु वस्तु जब लेंगे तो ये बिंदु ही सब चीज बिंदु के रूप में ही हो जाएगा। किसी वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं अथवा जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, उस स्थान पर किसी, यहाँ पर बिंदु वस्तु लिखिए, बिंदु वस्तु या वस्तु जब लिख दिए हैं तो वस्तु ही लिखिए। किसी वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं अथवा जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, कामा, उस बिंदु पर वस्तु की आकृति जैसा ही, उस बिंदु पर वस्तु के आकृति जैसी ही संरचना, आकृति जैसी ही संरचना प्राप्त होती है। यह संरचना ही है, यह संरचना ही वस्तु का प्रतिबिंब कहलाती है। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। पहला वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब।
रियल इमेज और दूसरा आभासी प्रतिबिंब, वर्चुअल VIRTUAL इमेज। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? परावर्तन के पश्चात जब किरणें वास्तव में मिलकर के प्रतिबिंब बनाती हैं तो उसको वास्तविक प्रतिबिंब बोला जाता है। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब जो है ये उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा, अर्थात कोई आदमी, आभासी प्रतिबिंब, हाँ, वास्तविक प्रतिबिंब, कोई आदमी ऐसे है तो इसका प्रतिबिंब यदि वास्तविक बनेगा तो कुछ इस तरह से बनेगा। हो सकता है कि उसका आकार छोटा हो, बड़ा हो, जैसे भी हो। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा बनता है, याद रखिए। और आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है। या जहाँ कहीं भी सीधा प्रतिबिंब बनता हुआ नजर आए, चाहे परावर्तन की घटना हो या अपवर्तन की घटना हो, सीधा अगर बनता हुआ नजर आए तो सीधे बता देंगे कि आभासी प्रतिबिंब है। और यदि कहीं प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है तो वास्तविक प्रतिबिंब। तो उल्टा प्रतिबिंब की विशेषता होती है कि वहाँ पर पर्दा लगा करके या फोटोग्राफी की क्या होती है, फिल्म लगा करके वहाँ पर उसका प्रतिबिंब लिया जा सकता है, जबकि सीधे आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब की मैं परिभाषा बताऊं कि वास्तविक प्रतिबिंब वह प्रतिबिंब होता है जो परावर्तन के पश्चात किरणों को वास्तव में मिलने पर बनता है। आभासी प्रतिबिंब वह प्रतिबिंब होता है जो किरणों को आभासी रूप से दर्पण के पीछे बढ़ाए जाने के पश्चात वहाँ पर मिलता हुआ प्रतीत होता है। तो ये आभासी प्रतिबिंब की परिभाषा हुई और ये वास्तविक प्रतिबिंब की। अब इसके बाद से हम अध्ययन करेंगे गोलीय दर्पण के बारे में और ढेर सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे गोलीय दर्पण के बारे में। हो सकता है कि आगे समतल दर्पण के बारे में और कई चीज़ें बतानी हैं, उसको जल्दी जल्दी मैं आपको बोल दे रहा हूँ। जैसे समतल दर्पण के सामने यदि कोई व्यक्ति खड़ा हो जाए तो दर्पण से समतल दर्पण यह है, तो दर्पण के व्यक्ति सामने कोई खड़ा हो जाए तो जितने दूरी पर है उतने ही दूरी पर पीछे इसका आभासी प्रतिबिंब बनता है। ये 2 मीटर की दूरी पर होगा, 2 मीटर। अगर मान लीजिए जिस वेग से यह चलता है इधर उतने ही वेग से इसका इमेज भी इसकी तरफ आता हुआ प्रतीत होता है। अगर यह मान लीजिए 3 मीटर पर सेकंड के वेग से जा रहा है मिरर की तरफ, तो ये भी 3 मीटर प्रति सेकंड के वेग से इधर से आएगा। तो इसकी तुलना में लगेगा जैसे वह, अगर इसकी तुलना में लगेगा कि जैसे वह 6 मीटर पर सेकंड के वेग से आ रहा हो, लेकिन इसकी अपनी वेलोसिटी 3 मीटर होगी, ये भी 3 मीटर, लेकिन यह देखेगा तो लगेगा कि ये 6 मीटर पर सेकंड के वेग से आ रहा है, क्योंकि दोनों की ये रिलेटिव वेलोसिटी होगी, सापेक्ष वेग होगी। और 1-2 चीज़ें और हैं कि मान लीजिए कि कोई दर्पण है और ये दर्पण पर कोई किरण है, तो ये परावर्तित किरण है। ये पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए कि यदि दर्पण को, ये दर्पण है, ये किरण आ रहे ज्यों की त्यों रहे, आने वाली किरण, आपतित किरण ज्यों की त्यों रहे, दर्पण को केवल थीटा डिग्री से घुमा दिया जाए तो ये जो परावर्तित किरण है, ये जो परावर्तित थीटा कोण जब ज्यों ही इसको घुमाएंगे तो परावर्तित किरण की डायरेक्शन दूसरी हो जाएगी, तब ये ऐसे हो जाएगी। तो पहले वाले और दूसरे वाले परावर्तित किरण के बीच का कोण 2 थीटा हो जाएगा। या सिद्ध कीजिए कि कोई दर्पण थीटा कोण से घुमा दिया जाता है तो परावर्तित किरण 2 थीटा कोण से घूम जाती है। ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ा करते थे, हाई स्कूल में थे, तो पता नहीं ये सब कहाँ चला गया। एक चीज़ और है, एक चीज़ ये भी सिद्ध करने के लिए आता था, सिद्ध कीजिए कि कोई मनुष्य है और मान लीजिए कि 2 मीटर लंबा है। 2 मीटर लंबे मनुष्य को दर्पण में अपनी पूरी इमेज देखने के लिए मनुष्य के लंबाई के आधे लंबाई के दर्पण की आवश्यकता पड़ेगी। अर्थात यह 2 मीटर का आदमी है तो 1 मीटर के दर्पण में ही यह अपना पूरा इमेज देख लेगा। 1 मीटर से कम होगा तो नहीं देख पाएगा।
कम से कम आधी लंबाई होना चाहिए किसी वस्तु का अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए। ये सब ढेर सारी चीज़ें हम लोग जब पढ़ा करते तो ये सब रहा करता था। इस समय मैं किताब के पन्नों को उलट करके देख रहा हूँ तो ये सब चीज़ें नहीं हैं। ये सब तो हम लोग प्रूव किया करते थे। या ये भी आता था कि दो दर्पण किसी कोण पर झुके हुए हैं, इसमें कोई वस्तु रख दी जाए तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे। इन सब चीज़ों के बारे में हो सकता है कि मैं जो सब चीज़ें हों आपके सिलेबस में, इन सब चीज़ों पर मैं चर्चा करूंगा अगले वाले लेक्चर में। इसको देखते रहिए और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर देते रहिए, सुझाव भी देते रहिए कि कैसे क्या क्या चीज़ें बताएं या कैसे कैसे बताना है। या अच्छा लगे तो आप इसको कमेंट बॉक्स में उसको भी अपनी इच्छा जाहिर कर सकते हैं।